राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहादुर आदमी को कायर बनाता है? ये प्रश्न विचारणीय है। ये आप जो सोचते हैं वो भी सत्य हो सकता है, किंतु ये विषय लेने की इच्छा मेरे मन में क्यों आई? क्योंकि हमें एक बात का आश्चर्य हुआ कि पंजाब के लोगों को आतंकवाद के इस सत्य का साक्षात्कार इतनी देरी से क्यों हुआ। ये तो पहले से ही, जब से संघ चला है, ऐसे ही है। तो इस बात को समझने में पंजाब के लोगों को और बाहर वालों को इतनी देर लग गई, इसी का हमें आश्चर्य हुआ। और इसके कारण ऐसा शक हुआ कि शायद ये कायरता है। इस सत्य में भी एक मेथड है, मेथड जो पंजाब के लोगों को बताना होगा। ये समझना चाहिए कि यदि इस सत्य का साक्षात्कार बड़ी देरी से हुआ तो इसके पीछे भी मेथड है। इसके पीछे जो मेथड है, इतना ही केवल बताने के लिए आज का बौद्धिक वर्ग है। आपको तो पता अब चला। मेरे कान में जब ये बात आई तो मैं छोटा था और ये मेरे लिए समझना भी कठिन था। 8-9 साल की मेरी उम्र थी। उस समय पहली बार ऐसी बात हमारे ज्ञान में आई जिसको मैं पूरी तरह नहीं समझ सका। अब समझ सका हूं। ऐसा था कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। परम पूजनीय डॉक्टर जी राजनैतिक दृष्टि से डॉक्टर मुंजे के ग्रुप में थे। आपने जीवनी में डॉक्टर मुंजे का नाम पढ़ा होगा। डॉक्टर मुंजे के ग्रुप में डॉक्टर जी एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे। मेरे पिताजी ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन डॉक्टर मुंजे के ग्रुप में छोटा बड़ा काम सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हमारे पिताजी भी कर रहे थे। डॉक्टर जी के समकालीन थे, डॉक्टर जी से संबंध भी था। पिताजी के मन में डॉक्टर जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी, प्रेम भी था, नाराजगी भी थी। और ये बात केवल हमारे पिताजी की नहीं थी। राजनीतिक दृष्टि से डॉक्टर जी डॉक्टर मुंजे के ग्रुप में थे। सारे हिंदुत्ववादी थे। उनमें से कई लोगों के मन में डॉक्टर जी के प्रति ऐसी ही प्रतिक्रिया थी, प्रेम एवं श्रद्धा के साथ नाराजगी भी। हमारे यहाँ जो लोग बात करते थे तो इसमें बस इतना था। दोनों बातें डॉक्टर जी के बारे में हैं। और कारण क्या था जो वो बोलते थे, अब हमें समझ आ रहा है। कहते थे कि डॉक्टर हेडेगेवार इतना अच्छा आदमी था, प्रखर देशभक्त, प्रखर हिंदुत्व निष्ठ, बहुत जोशीला। बंगाल में जाकर प्रत्यक्ष क्रांतिकारी दल में जिसने हिस्सा लिया है। बंगाल से वापस आने के बाद भी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है। बंगाल और बाकी देशों के बीच ऑर्गेनाइजेशन का काम डॉक्टर जी के पास था। खासकर शस्त्रास्त्रों को इधर से उधर भेजने का काम डॉक्टर जी ने बहुत साल तक किया। ऐसे प्रखर क्रांतिकारी थे डॉक्टर जी। फिर कांग्रेस के आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उनके भाषण कितने ओजस्वी होते थे, ये तो सबको पता है। 1921 में जब उनको अरेस्ट किया गया और राजद्रोह का मामला उन पर दर्ज किया गया, तब उन्होंने जो बचाव में भाषण दिया, उस पर कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि उनका बचाव भाषण उनके मूल भाषण से ज्यादा आपत्तिजनक है। माने जिस भाषण का बचाव करने के लिए उन्होंने भाषण दिया, वो भाषण जवाब के मूल भाषण से भी ज्यादा राजद्रोह कारक था, ऐसा जज साहब ने कहा। एक ही ग्रुप के होने के कारण पिताजी भी जानते थे कि बड़े तेजस्वी, प्रखर, ओजस्वी भाषण डॉक्टर जी के होते हैं। अब ये शिकायत करने लगे कि जब संघ की स्थापना हो गई तो उल्टा ही हुआ। उनके भाषण में कोई प्रखरता नहीं रही, तेजस्विता नहीं रही। जैसे ग्रामोफोन का रिकॉर्ड लगा दी कि हिंदू समाज है, इसका संगठन करना चाहिए। तो इसमें कोई तेज तप होता है क्या? इसके कारण कोई जोश आ सकता है क्या? यही आदमी जो 1925 से पहले इतने जोशीले भाषण देता था, आज ऐसे ढीले भाषण दे रहे हैं। केवल हिंदू संगठन, बस, इसके सिवाय कुछ नहीं। पहले तो अंग्रेजों को गाली देना, ये करना, वो करना सब होता था। अब क्या हो गया इसको? ये बात मन में आती थी। क्रांतिकारियों में हिस्सा लेना चल रहा था। सभी लोगों के साथ संबंध भी था। जैसे उदाहरण के लिए रामलाल वाजपेयी बड़े क्रांतिकारी थे, फिर भी अमेरिका में चले गए। उनके साथ भी डॉक्टर जी आना जाना रखते थे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव में से राजगुरु थे, जिन्हें कई दिन तक अंडरग्राउंड रखने का काम डॉक्टर जी ने किया था। तरह तरह के क्रांतिकारियों के साथ उनका प्रत्यक्ष संबंध रहा। लेकिन अब भाषा इतनी मॉडरेट, माइल्ड, सौम्य, क्या हो गया इसको? ये मेरे पिताजी के दोस्त भी कहते थे। और फिर उनको एक बात का आश्चर्य हुआ। 1927 में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। इन दंगों में हिंदुओं ने इतनी मार दी मुसलमानों को कि मुसलमान सिर नहीं उठा सका।
ये इसी कारण संभव था कि 25 में जो संघ का प्रारंभ हुआ वो जवान लोगों का गुट था। उसी गुट के कारण मुसलमानों को इतनी मार पड़ी, ये सब जानते थे। क्या डॉक्टर मुंजे, क्या उनके ग्रुप के लोग, हमारे पिताजी वगैरह भी इस राय के थे कि भाई ये जो डॉक्टर जी ने अखाड़ा खड़ा किया था, इसी अखाड़े के कारण मुसलमानों की पिटाई हुई है, तो ये डंके की चोट पर कहना चाहिए। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, बात सही है। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ये भी नहीं बोल रहे। वे कह रहे हैं कि जो विजय हिंदुओं को नागपुर में हुई वो हिंदू समाज के पराक्रम के कारण हुई। अरे पराक्रम तो तुम्हारे लोगों का था, स्वयं सेवकों का था। क्यों नहीं अपनाते उनको? क्यों नहीं बताते कि हमारे कारण हुआ है? लेकिन इतनी बुद्धिमानी डॉक्टर हेडगेवार जी में नहीं थी। वो कहते थे कि हिंदू समाज के पराक्रम के कारण ये हिंदुओं की विजय हुई है। और आपने देखा होगा कि परम पूजनीय डॉक्टर जी का या गुरु जी का या बाला साहब जी का कोई ऐसा वाक्य नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की संस्था को इतना प्रबल बनाएंगे कि दुनिया में कोई भी हमारी तरफ तिरछी नजर से देख नहीं सकेगा। ऐसा किसी ने कहा था क्या? उन्होंने कहा था समाज को इतना प्रबल बनाएंगे कि हिंदू समाज की तरफ तिरछी नजर से देखना संभव न होगा। अब बारीकी है पर समझने लायक है। तो दंगे में आपके ही लोगों के कारण यशस्वी हुए, क्यों उनको ऑन नहीं कर रहे? क्या ढीला आदमी हो गया है, एक समय का क्रांतिकारी। तो ये नाराजगी इन लोगों में थी। खैर, मैं तो 8-9 साल का था, इसलिए उस समय थोड़ा थोड़ा सुना और अब उसका अर्थ संदर्भ समझ रहा हूं। उस समय तो कुछ नहीं समझता था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा हुई, सारे देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई और उसके कारण शाखा में किशोर स्वयंसेवक बढ़ने लगे थे। कुछ युवा अवस्था में प्रवेश करने वाले थे। ऐसे कुछ स्वयंसेवकों के मन में भी ये विचार आया कि अब ये शांति से होने वाला काम नहीं, हमको भी कुछ ऐसा क्रांतिकारी कार्य करना चाहिए। बम कैसे बनाना, पिस्तौल कैसे लाना, बंदूक कैसे लाना वगैरह सब शुरू हुआ। डॉक्टर जी की विशेषता थी कि उनका सभी स्तर पर प्रत्यक्ष संपर्क रहता था। इसके कारण स्वयंसेवकों के मन में क्या चल रहा है वो जानते थे। ऐसा सोचने वाले स्वयंसेवकों का जो ग्रुप था, उनमें से कुछ लोगों की आज मृत्यु हो गई है। कुछ लोग आज संघ के उच्च पदों पर भी हैं। लेकिन उस समय किशोर स्वयंसेवक, युवा अवस्था में पदार्पण करने वाले स्वयंसेवकों में ये सारा चल रहा था। डॉक्टर जी को किसी ने सीधा ये बोला तो नहीं कि पिस्तौल इकट्ठा कैसे किया जाए, बम कैसे बनाते हैं। तो डॉक्टर जी ने इन लोगों को बुलाया और एक रात कुछ ऐसी चर्चा की जिससे सभी को आश्चर्य हुआ। सभी कह रहे थे, डॉक्टर जी सब काम आपने भी तो किया है, अभी तक तो आप भी क्रांतिकारियों के भक्त थे, वही काम हम कर रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि इस काम में नहीं लगना चाहिए। तब डॉक्टर जी ने कहा कि मैं ये काम कर चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस काम की उपयोगिता कितनी है और उपयोगिता की मर्यादा कितनी है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि सालों तक मैंने क्रांतिकारी किया है। तुम बच्चे अभी सीख रहे हो, मैंने तो सालों तक ये काम किया है, इसलिए इसकी उपयोगिताओं की सीमाएं जान ली हैं। ये अपना रास्ता नहीं। सबको आश्चर्य हुआ। खैर, शस्त्र की बात छोड़ो, बम पिस्तौल की बात छोड़ो। 1931 में कांग्रेस का आंदोलन हुआ। आंदोलन में डॉक्टर जी स्वयं शामिल हुए। डॉक्टर जी के साथ संघ के प्रमुख कार्यकर्ता भी थे। लेकिन जाते हुए उन्होंने कहा कि मैं जब आंदोलन में हिस्सा ले रहा हूं तब सर संघ चालक पद छोड़ रहा हूं। संघ का इस आंदोलन के साथ संबंध नहीं, इसलिए मैं सर संघ चालक पद छोड़ रहा हूं। डॉक्टर परांजपे दूसरे सर संघ चालक बना दिए गए और कहा, मैं तो सत्याग्रह में हिस्सा लेकर जेल में जाऊंगा, लेकिन बेटा तुम सब ने शाखा ही चलानी है और कोई काम नहीं करना है। सबको आश्चर्य हुआ। ये क्या नीति है कि आप सत्याग्रह में हिस्सा लेकर जेल जा रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि नहीं, कोई भला काम नहीं करो। उस समय दक्ष आरंभ शब्द नहीं था, केवल शाखा चलाना था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भाग्यनगर सत्याग्रह आया, यानी हैदराबाद का, यानी निजाम के खिलाफ। अब इसमें संघ ने कोई भूमिका नहीं निभाई। संघ कोई भूमिका लेता नहीं है। संघ कोई भूमिका लेता नहीं है। संघ केवल संस्कार, स्वयंसेवक और संगठन का कार्य करता है।
यही संघ का दायरा है। संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए स्वयं सेवकों को दुनिया भर के सब काम करना है। कोई काम वर्जित नहीं है। सभी काम स्वयं सेवक करें, संघ नहीं करेगा। दुनिया में जो काम करने योग्य हैं वो स्वयं सेवक करें। संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए स्वयं सेवकों को दुनिया भर के अच्छे काम करना है। भाग्यनगर सत्याग्रह अच्छा काम था, संघ ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। ये सत्याग्रह हिंदू सभा और आर्य समाज के लोगों ने चलाया था। हिंदू सभा के लोगों ने बहुत दबाव डाला। डॉक्टर जी ने कहा, संघ कभी हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन आपको कितने लोग चाहिए बताओ, स्वयं सेवक जाएंगे। माननीय भैया जी दाणी, दीनदयाल जी और सैकड़ों स्वयं सेवक उसमें गए। संघ ने हिस्सा नहीं लिया, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। अब जब सत्याग्रह की समाप्ति हुई तो हिंदू सभा का जो मुखपत्र था उसमें आया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इसमें प्रत्यक्ष सहकारी किया है, प्रत्यक्ष सहभाग संघ ने किया है। अब श्रेय मिलने वाला था। डॉक्टर जी ने वो श्रेय भी छोड़ दिया। डॉक्टर जी ने दूसरा स्टेटमेंट जारी किया, उनको पत्र भेजा कि इसको प्रचारित करो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हाँ, यह हिंदुत्व का केस था। हमारे स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से इसमें गए, सैकड़ों की संख्या में गए, लेकिन संघ इसमें सहभागी नहीं था। ऐसा उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि इसे प्रकाशित करो। माने श्रेय मिलने वाला था वो भी खो बैठे। ऐसी बुद्धिहीनता के कई लक्षण संघ के इतिहास में हैं। जहां राजनीतिक लोग सभी बातों का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, वहां उन्होंने ये नहीं किया। और केवल इसी श्रृंखला में ये बात बता दूं कि हिंदू सभा की ओर से कलकत्ता के अधिवेशन में ये तय हुआ कि एक राष्ट्रीय सेना खड़ी की जाए। राम सेना उसका नाम रखा, जिसका कमांडर इन चीफ डॉक्टर हेडगेवार जी रहेंगे। कितनी बड़ी बात थी। डॉक्टर जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा नाम जो दिया है वो मेरी इजाजत के बगैर दिया है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। कमांडर इन चीफ होना कोई छोटा सम्मान है क्या? लेकिन वो भी छोड़ दिया। पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता था। आजकल तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक चुनाव लड़ने वाला भी ऐसी गलती नहीं करेगा। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां डॉक्टर हेडगेवार जी ने की हैं। खैर, उस समय हिंदुत्ववादी व्यक्ति संघ में थे और संघ के बाहर भी थे, और ये बड़े जोशीले थे। डॉक्टर जी के भाषण के बारे में हमारे पिताजी कहते थे कि ये आदमी ढीला भाषण देता है। तेजस्वी भाषण देने वाले भी बहुत थे, और मेरी उम्र उस समय 18-19 साल की थी। उस समय एक ओजस्वी नेता, ओजस्वी वक्ता का थोड़ा सा परिचय मुझे मिला। उस समय हमको कुछ समझ नहीं थी। मुझे उनके पीए के नाते, ओडरली के नाते दिया गया। उनका दौरा भाग्यनगर सत्याग्रह के प्रचार करने के लिए हो रहा था। वो बड़े श्रेष्ठ नेता थे, अच्छे वक्ता थे, बड़े जोशीले वक्ता थे। लोग कहते थे कि यह आदमी ऐसा भाषण देता है कि इसके भाषण के कारण मुर्दा भी 1 मिनट के लिए उठकर खड़ा हो जाएगा। इतना तेजस्वी भाषण देते थे वो। अब मुझे उनका आदेश मानना, कपड़े संभालना, जूते संभालना, जूतों पर पॉलिश करना, उनके साथ काम करने को दिया था। मैं छोटा लड़का था, 18 साल का। उनका भाषण बड़ा जोशीला होता था। उदाहरण के लिए बताता हूँ, वो कहते थे कि हिंदुओं के सर्वस्व समर्पण करने की ये बारी आई है, अवसर आया है। अब समरांगण के कागज पर, समरांगण माने लड़ाई का मैदान, तो लड़ाई का मैदान ये एक कागज है। आपका और हमारा खून यही स्याही है, आपकी और हमारी हड्डियां यही लेखनी है। लेखनी यानी पेन है, और इससे हिंदू राष्ट्र का इतिहास लिखना है। बड़ा तेजस्वी भाषण। एक जगह विरोध हुआ, उनको पता नहीं था। हम लोगों ने सोचा, है तो ये मर्द आदमी, जोशीला आदमी है, इनको थोड़ी सी आहट लग गई कि विरोध होने वाला है, और जैसे ही कुछ जगह पर लोगों ने काले झंडे दिखाए और शोरगुल मचाना शुरू किया, तो ये समरांगण, उनका कागज, रक्त की स्याही और हड्डियों की लेखनी वाला जो ये महान जोशीला वक्ता थे, जैसे ही एक कोने में शोरगुल हुआ तो इतनी तेजी से मैदान छोड़कर भागने लगे कि हम लोगों को बड़ी शर्म आने लगी कि ये हमारे नेता हैं, तेजस्वी ओजस्वी नेता हैं, जोशीले नेता हैं। लेकिन जैसे उनको लगा कि कहीं से पत्थर आ रहे हैं तो एकदम भागकर मैदान से चले जाने लगे। पहली बार इस छोटी उम्र में मुझे आभास हुआ कि जोशीला भाषण और वास्तव में मर्द नेतृत्व, इसमें कुछ अंतर होगा। ऐसा थोड़ा सा आभास मुझे उस समय हुआ।
लेकिन एक बात उस समय हमारे मन में भी रहती थी कि हिंदुत्व का जागरण करना है तो बहुत तेजस्वी भाषण में करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों में वैसा जोश कैसे आएगा। और डॉक्टर जी को हम हमेशा से सुनते थे, वो ही रट्टा हुआ भाषण था। हिंदुत्व है, संघ हिंदुओं का संगठन है, ये आवश्यक है, यही मामूली बातें। कहीं जोश नहीं, आवेश नहीं, कहीं कुछ नहीं। उस समय जैसे आज भी हैं। उस समय एक चर्चा थी कि हिंदुओं का जागरण करने का रास्ता क्या है। आप जानते हैं कि हिंदू सभा के लोग बहुत जोशीले भाषण देते थे। गांधी जी की नीति हिंदुत्व विरोधी थी। जब मैं गांधी जी के बारे में बोलता हूं तो लोग कहते हैं, आप क्या विचित्र बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि गांधी जी सांस्कृतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हिंदुओं में से एक थे, किंतु राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन गांधी जी थे। लोग कहते हैं ये परस्पर विरोधी वक्तव्य हैं। हम कहते हैं वास्तविकता यही है। सांस्कृतिक दृष्टि से गांधी जी हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ थे, किंतु राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं के और हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े विरोधी। उनकी इसी दृष्टि के कारण पाकिस्तान का निर्माण हो सका। दोनों बातें सत्य हैं। जब गांधी जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू कर दिया तो भी बहुत से हिंदू गांधी जी के साथ गए। सावरकर जी जेल से छूटकर आए। उनका प्रभावी व्यक्तित्व था। बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब सब जगह के दौरे हुए। हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, तालियां बजाईं, लेकिन हिंदू गांधी जी को समर्थन देते रहे। सावरकर जी को हिंदू सभा वालों को समर्थन नहीं मिला। कट्टर हिंदू थे हिंदू सभा वाले, भाषणों में जोशीले, ओजस्वी, तेजस्वी आदि। उनको हिंदू समाज का समर्थन नहीं मिला। वास्तव में जिनकी गलत नीतियों के कारण हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, उन्हीं गांधी जी को हिंदू समाज का समर्थन मिलता गया। लेकिन हिंदू समाज के ओजस्वी नेताओं ने इसका भी कभी विचार नहीं किया। ये हिंदू मानसिकता क्या है? मैं समझता हूं कि हमारे लिए भी ये सोचने की बात है कि हिंदू मानसिकता क्या है। यह बहुत लोग गलती करते हैं। अभी राम जन्मभूमि के कारण एक बड़ी विजय प्राप्त हुई। ये ऐतिहासिक क्षण का दिन है। हिंदू समाज में अब तक जो नीचे जाने वाली बात थी, किंतु वो अब ऊपर जाना शुरू हो गया है। अब इनके कारण आनंदित होना भी स्वाभाविक है। लेकिन हिंदू मानसिकता क्या है? एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। नवंबर की 7 तारीख को दिल्ली के बोट क्लब पर बड़ी मीटिंग हुई। रज्जू भैया और मैं, हम दोनों आरएसएस की ओर से बोलने वाले थे। सबसे कम प्रभावशाली भाषण हम दोनों का था और सबसे प्रभावशाली भाषण एक अन्य नेता का था। सब कहने लगे, साहब नेता चाहिए तो ऐसा चाहिए। उन्होंने भाषण में कहा कि अब हिंदू मरेगा नहीं, मारेगा। अब हम बलिदान देने वाले नहीं हैं, बलिदान लेने वाले हैं। तालियां बजीं। मैं उनको पहचानता नहीं था। बाद में मैंने पूछा कि क्यों भाई, ये कौन है? बोले कि फलानी फलानी एक संस्था है, उसके नेता हैं। हमने कहा कि मालूम होता है वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। बोले ना, मालूम होता है उत्तर प्रदेश में गए थे। बोले ना, शायद हो सकता है कि जो दिल्ली के नेता दिल्ली के बॉर्डर पर गाजियाबाद पर ही अरेस्ट हो गए थे, उस ग्रुप में ये थे। बोले ना ना, ये घर के बाहर गए ही नहीं। यहां तक कि चंदा इकट्ठा करना था, उसके लिए भी कभी किसी के यहां नहीं गए, आराम से घर बैठे थे। हमने कहा कि भाषण तो जोशीला करते हैं, काम नहीं करते। लेकिन लोगों ने हमको बताया कि साहब नेता चाहिए तो ऐसा चाहिए। हम मरेंगे नहीं, मारेंगे। हम नहीं कह सकते? मैं नहीं कह सकता। इसके कारण हमको तालियां नहीं मिलेंगी, उनको बहुत तालियां मिलेंगी। डॉक्टर जी के साथ ऐसा नहीं था। वो जो बोलते थे अनुभव पर आधारित होता था। जहां कोई उथल पुथल नहीं, वही कल कल करने वाला। संघ द्वारा ऐसा ही चलता था और यहाँ ओजस्वी तेजस्वी भाषण होते थे। लेकिन हिंदू मानसिकता का पता नहीं। जैसे मैंने कहा, ये जो प्रभावशाली भाषण हुआ 7 तारीख को, उसके बाद कुछ ओजस्वी लोग हमको मिले। मैंने उनको कहा कि भाई हिंदू मन को तुमने समझ लिया है क्या? बोले क्या है? अब तो हिंदुत्व की लहर आ गई है। हमने कहा कि तुम्हारा संबंध है क्या धरती के साथ? हमारा है, हम सबके साथ मिलते हैं। बोले हाँ हाँ, सारा हिंदुस्तान अब हिंदुत्वमय हो गया है। हमने कहा ऐसा मत समझो, तुम हवा में छलांगे मत लगाओ। अच्छा है हिंदुत्व की लहर आ गई और मैं मानता हूं कि 30 अक्टूबर को हिंदू इतिहास ने करवट बदली है, एक नया मोड़ लिया है। अब हम लोग नई दिशा में जा रहे हैं, जो विजय की दिशा है, इसमें कोई शक नहीं है।
जितना तुम्हारे मन में विश्वास है उतना मेरे मन में भी कॉन्फिडेंस है। लेकिन तुम्हारे मन में जो यूफोरिया है, यूफोरिया एक ऐसा अंग्रेजी शब्द है जिसका ठीक हिंदी में भाषांतर नहीं है, लेकिन यूफोरिया का मतलब होता है बहुत हर्ष, हर्ष की वायु, उन्माद ऐसा जो होता है उसको यूफोरिया कहते हैं। तो हमने कहा कि इतनी बड़ी घटना अयोध्या में हुई, मेरे मन में भी उसके लिए गर्व है, गौरव है, लेकिन तुम्हारे मन में यूफोरिया है। बोले क्यों? मैंने कहा समझ लो तुम हिंदू मन को जानते नहीं। आज हमारे साथ जो लोग आए हैं वो सारे के सारे उस अर्थ में हिंदुत्ववादी नहीं हैं जिस अर्थ में तुम और हम हैं। इनमें 3 चक्रों की कल्पना करो। एक चक्र है संघ, संघ परिवार वाले लोग, ये हमेशा से स्थायी घेरा है। एक घेरा ऐसा है कि जो सीधा संघ और संघ परिवार में नहीं है तो भी हमेशा संकट के समय हमारा साथ देते रहे हैं, ये भी स्थायी घेरा है, सहानुभूति रखने वाला स्थायी घेरा है। लेकिन अब जो बड़ा घेरा जिसको तुम लहर कह रहे हो, इस घेरे में आने वाले सभी के सभी लोग तुम्हारे और हमारे जैसे हिंदुत्वनिष्ठ नहीं है। तो बोले क्या है? हमने कहा कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घटनाओं के कारण, हमारे प्रचार के कारण, उनको ये पता चला है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नेता लोग मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। इसके कारण हिंदुओं के नेताओं के बारे में जिनके मन में सहानुभूति आ गई है, ऐसा बड़ा घेरा है। ये हिंदुत्वनिष्ठ तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम कह रहे हो हिंदुत्व की लहर है, किंतु बाहर का स्वरूप समझ लो, इसमें संघ और संघ परिवार का घेरा स्थायी है। संकट के समय संघ पर पाबंदी आई, उस समय भी जो हमारे साथ सहानुभूति रखते थे वो स्थायी घेरे वाले हैं। लेकिन ये जो तीसरा बड़ा घेरा है जिसको तुम लहर कहते हो, वे सारे एक जाति के लोग नहीं हैं, अलग अलग हैं, 2 तरह के। एक तो कुछ लोग हमारे जैसे हिंदुत्ववादी हो गए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो हमारे अर्थ में हिंदुत्ववादी नहीं हैं, लेकिन हिंदुओं के प्रति जो अन्याय हो रहा है वो ठीक नहीं, इसलिए आपका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा एक बड़ा समूह है और तुम तालियां लेने के लिए, क्योंकि तालियां लेना है तो ये भाषा बड़ी उपयुक्त है कि अब हम मरेंगे नहीं, मारेंगे। मारेंगे बोलने के बाद जो कट्टर लोग हैं वो तालियां बजाते हैं। तालियां बजाते हैं तो वक्ता को लगता है कि मैं तो पॉपुलर हो रहा हूं। वो ये नहीं जानता कि 50 लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन 500 लोग जो सहानुभूति के नाते आज तुम्हारे साथ आ रहे हैं, उनकी सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, वे हमसे दूर हो जाएंगे। ये विचार वक्ता के सामने नहीं आता, वो तो तालियां सुनने से खुश हो जाता है। हमने कहा कि ये तीसरा घेरा है, इसका जरा तुम विचार करो। तुम हिंदू मानसिकता को जानते नहीं, हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये समझकर लोगों के मन में हमारे साथ सहानुभूति है। तुम यदि ऐसी भाषा बोलोगे, ये सारे लोग आपका साथ छोड़ देंगे। तुम मामूली अनुभव देखो, हिंदू मानसिकता क्या है? मामूली अनुभव है कि किसी मोहल्ले में गुंडा रहता है, सब लोग कहते हैं कि उसको पीटना चाहिए, सब एक मत हैं, और वास्तव में यदि लोग उसको पकड़ते हैं, पिटाई करते हैं और इत्तेफाक से पिटाई करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। आप देखिए, आपको अनुभव आएगा कि लोग आ जाएंगे जो कहते थे कि इस साले की पिटाई होनी चाहिए, वही लोग कहेंगे कि इतनी पिटाई तो करनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा ही हो गया, इतना नहीं मानना चाहिए था। ये हिंदू मन है। मैं जानता हूं कि ये कोई अच्छी अवस्था नहीं है, लेकिन हिंदू मन जो है वो समझ कर चलना चाहिए। संघ की प्रारंभिक अवस्था में अकोला नाम के शहर में डॉक्टर जी गए थे, बैठक हुई, संघ की कल स्थापना होगी, यहां तक बात आ गई। फिर संगठन के बारे में बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि कल से शाखा शुरू होगी। लोग उठने लगे तो उठते उठते ही कोने में से किसी ने कहा कि डॉक्टर, आपने जो कहा वो ठीक है, कल से मैं भी शाखा पर आऊंगा, लेकिन एक प्रश्न मन में है। बोले क्या है? तब तक लोग उठकर खड़े हो गए थे। डॉक्टर जी ने सबको बैठने के लिए नहीं कहा, वो भी खड़े रहे, बाकी लोग भी खड़े थे। बोले बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है? डॉक्टर जी, मेरे मन में ये आ रहा है कि सारे हिंदू भाई संगठित हो जाएंगे, बेचारे मुसलमानों का क्या होगा? तो डॉक्टर जी ने हंसते हंसते उनकी तरफ उंगली की और कहा कि ये हिंदू मानसिकता समझनी चाहिए। पिछले 1100 से 1200 साल तक हिंदुस्तान के कई भूभाग पराये साम्राज्य के अंतर्गत रहे, अंग्रेजों के अधीन रहे,
कुछ मुसलमान अलग अलग मुगल, अफगान, तुर्क वगैरह के अधीन रहे, तो गुलामी के कारण हमारी अग्नि पर कुछ राख आ गई है। आप बड़े कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सारे आपके जैसे नहीं हैं। उनकी अग्नि पर राख आ गई है। आपकी राख आरएसएस के कारण नष्ट हो गई है, उड़ गई है। उनकी राख अभी तक है। तो मानसिकता क्या है, ये समझते हुए ठीक है, उनकी मानसिकता हमें बदलनी है, तो भी जब तक वो मानसिकता है तब तक उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन हिंदू सभा के लोगों का व्यवहार ऐसा नहीं था। वे अपने आवेश में आ जाते थे, वैसे ही बात करते थे। इसके कारण बाकी उनके साथ नहीं गए, ऐसे प्रवाह के साथ गए जिसकी आगे चलकर पाकिस्तान में परिणति हुई। हिंदू मानसिकता क्या है, उसका विचार करना चाहिए। ऐसी बातों को रिएक्ट करने वाला हिंदू मन नहीं है। उसको तेजस्वी बनना है, उसको तेजस्वी बनाना है। हिंदू को ओजस्वी बनाना है। उसके लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं। 65 साल से हमारे प्रयास चल रहे हैं। अब ये लंबी अवधि है। 1100-1200 साल के खराब संस्कार जिन पर राख जम गई है। 1100-1200 साल की राख एकदम उड़ने वाली नहीं है। मुझे मालूम है कि कई लोग ये जो संघ की प्रोग्रेस है इससे ऊब जाते हैं। और ये पंजाब की बात नहीं, बाहर भी ऐसा होता है। अभी अभी की बात है, इस कार सेवा के लिए हम लोग जब गए तो अरेस्ट हो गए। छूट कर आए तो मैं गोरखपुर गया था। एक उत्सव था। गोरखपुर में रेलवे यूनियन में अपने संघ के कार्यकर्ता हमारे विरोधी कैंप में पदाधिकारी हैं। उन्होंने हमको कहा, ठेंगड़ी जी, आप हमें आदेश देंगे तो मैं अभी इस्तीफा देता हूं। हमने कहा, मैं आदेश नहीं देता, तुम्हारी जब इच्छा होगी तब देना। तो वो बोला, मैं तो यहीं रहना सुविधाजनक समझता हूं। सुविधाएं हैं। तो हमने कहा कि अच्छे कार्यकर्ता बनो। जब जब मैं गोरखपुर जाता था तब तब वो कहता था कि ठेंगड़ी जी, आप कुछ भी कहिए, परम पूज्य डॉक्टर जी से लेकर छोटे छोटे आपके प्रचारक तक सबके विषय में मेरे मन में श्रद्धा है, आदर है, और ये मैं समझता हूं कि संघ का ही रास्ता सही है। लेकिन कितनी देर हो गई, 60 साल से हम दक्ष आरंभ कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। हमने कहा, भाई संघ करता ही नहीं तो होगा कैसे, वो क्यों नहीं कर रहा? उसने पूछा। हमने कहा, हम संघ को कोई भला काम करने ही नहीं देते। हमने तो विभाजन करके रखा है कि संघ ने तुमको और हमको पैदा करना है। तुम भी स्वयंसेवक, हम भी स्वयंसेवक। संघ का काम है तुमको और हमको संस्कार देना। तुम्हारा काम है कोई भला काम दुनिया का करना। अब तुम हम नहीं कर रहे तो क्या होगा? खैर, ऐसी आपस में बात चली। इस बार वो मिले 30 अक्टूबर के बाद। उन्होंने कहा, ठेंगड़ी जी, मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूं। हमने कहा, क्यों? बोले, इतने दिन तक मैं सोचता था कि संघ कार्य निरुपयोगी है, कुछ इसका उपयोग नहीं है। अब पता चला कि संघ कार्य का क्या प्रभाव है। बोले, 65 साल दक्ष आरंभ न करते तो 30 अक्टूबर का चमत्कार नहीं हो सकता था। अब मैं समझ रहा हूं, हुआ तो 30 अक्टूबर को 65 साल के बाद हुआ। लेकिन उनकी पृष्ठभूमि जो है, उसकी भूमिका है, उसकी नींव है, वो जो 65 साल से दक्ष आरंभ किया। मैं समझ रहा हूं। मैं अब माफी मांगने के लिए आया हूं। लेकिन कुल मिलाकर संघ का काम बड़ा है। इसमें कोई गर्मी नहीं है, जोश नहीं है। वही दक्ष है, वही आरंभ है। कितने दिन करेंगे यार, बहुत हो गया, वगैरह वगैरह। पंजाब में तो ये बहुत चलता है। हिंदू मानसिकता क्या है, ये न समझने के कारण। एक तरफ बैरिस्टर जिन्ना का पाकिस्तान की तरफ वो सारा चल रहा था। उसका प्रतिरोध करने के लिए हिंदू सभा के लोग उतने ही ओजस्वी भाषण देते थे, किंतु हिंदू उधर नहीं गया। हिंदू सभा के पास बहुत थोड़े लोग रहे, बाकी लोग कांग्रेस के साथ गए। अब ये हिंदू मानसिकता बदलनी है। वो मानसिकता क्या है, ये समझ कर चलना चाहिए। हिंदू सभा ने नहीं किया। संघ का अपना काम धीरे धीरे चलता रहा। पाकिस्तान बनने के समय हमें भी कुछ लोगों ने कहा, उस समय तो मैं उम्र में 27 साल का था, संघ प्रचारक भी था। उन्होंने कहा, संघ इस समय कर्तव्यच्युत रहा, विरोध करने के लिए संघ की फौज आगे आनी चाहिए। हमने कहा, काफी रोमांचक आदमी दिखता है। थे तो बूढ़े, लेकिन रोमांचक थे। तो उन्होंने कहा कि संघ की फौज लेकर आपके गोलवलकर जी को सामने आना चाहिए। हमने 2 बार सुन लिया। बाद में फिर कहा,
आप क्या बोल रहे हैं? आपके ख्याल में है क्या? उनकी बातचीत से मुझे ऐसा पता लगा कि संघ को कुछ करना चाहिए। ऐसा कहने वाले लोग ऐसे रोमांचक थे कि उनके दिमाग में एक चित्र था, जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय एक तरफ अहमद शाह अब्दाली का कैंप था और एक तरफ हिंदुओं का कैंप था। तो वैसे ही पाकिस्तान बनने के समय एक तरफ इकबाल और बैरिस्टर जिन्ना का कैंप रहेगा, उनकी मुसलमान फौज रहेगी, दूसरी तरफ गोलवलकर जी की हिंदू फौज रहेगी। दोनों का मुकाबला होगा और दोनों की टक्कर में हिंदुओं को विजय का विश्वास लेकर लड़ना चाहिए। ऐसा चित्र उनके मन में। मैंने कहा, यह चित्र आपका सही है क्या? बोले, क्यों नहीं, संघ के पास ताकत है। हमने कहा, लेकिन मुकाबला बैरिस्टर जिन्ना और इकबाल की सेना से होगा क्या? वे ही पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। हमने कहा, यह तुम्हारा अभिमान है, उनके साथ नहीं होगा मुकाबला। संघ की सेना खड़ी हो सकती है, वो नित्य सिद्ध है, लेकिन मुकाबला जिन्ना और इकबाल की फौज के साथ नहीं होगा। तो किसके साथ होगा? हमने कहा, यह जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की सेना के साथ होगा। उस समय अंतरिम सरकार थी। ये जो आवेश और जोश वाले लोग सोचते ही नहीं। उस समय अंतरिम सरकार थी और अंतरिम सरकार के पास सेना की कमांड थी, पुलिस उनके पास थी, और कोई भी कुछ भी करता तो पहले मुकाबला अंतरिम सेना के साथ होता, नेहरू और पटेल की फौज के साथ होता। जिन्ना और इकबाल तो अलग रहते। जैसे जन्मभूमि के समय आपने देखा, हिंदुओं का मुकाबला हुआ। किससे हुआ? सैयद शहाबुद्दीन से हमारा झगड़ा हुआ क्या अयोध्या में? शाही इमाम से झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा हुआ मुलायम सिंह से और विश्वनाथ प्रताप सिंह की फौज से। आप समझ गए ना? अयोध्या में जो झगड़ा हुआ हिंदू कारसेवकों का, वो सैयद शहाबुद्दीन के साथ नहीं था और शाही इमाम के साथ नहीं था। ये जो शाही इमाम और शहाबुद्दीन से भी ज्यादा मुसलमान विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह यादव जैसे हैं, इनकी पुलिस और अर्धसैनिक बलों से ये सारा संघर्ष करना पड़ा। वही बात उस समय थी, उनके ख्याल में नहीं आई। जोश में थे, और जोश में थे इसके कारण उन्होंने कहा कि इस समय आप झगड़े के लिए खड़े क्यों नहीं होते? हमने कहा भी, किसके साथ झगड़ा हुआ? मुसलमानों के साथ होगा, हम समझ सकते हैं। वे तो अलग रहेंगे, तमाशा देखेंगे। जैसे 2 नवंबर को लोग मारे गए, मारने वालों में सैयद शहाबुद्दीन शाही इमाम नहीं थे, वे तो तमाशा देख रहे थे। मुलायम सिंह और वीपी सिंह की सेना ने हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां झाड़ी, और ये सारे जो शाही इमाम वगैरह थे बाहर से तमाशा देख रहे थे। वही हाल उस समय हो जाता। लेकिन जो आवेश में है उसके लिए ये सोच विचार वर्जित है, परहेज है। वे सोच विचार करते ही नहीं, आवेश में आकर सारी बातें बोलते हैं। उस समय परम पूज्य गुरु जी के जो भाषण होते थे, हमें वो सूचना देते थे, क्योंकि उनको मालूम था धरती पर क्या चल रहा है। वो कहते थे कि जन जागरण का दबाव नेताओं पर आना चाहिए और ये विभाजन की बात हटनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये कहते थे कि समय पूर्ण व्यवहार करो। गुरु जी के सारे भाषण उस समय ऐसे थे। लेकिन जो हमसे भी ज्यादा कट्टर लोग हैं, वे संयम और दुर्बलता को एक ही मानते हैं। संयम यानी कि उनको लगता है कि ये कमजोर है, दुर्बल है, नामर्द है, और संघ के खिलाफ फिर बात आती है कि इतनी बड़ी शक्ति आपके पास है, आप कुछ नहीं करेंगे। ये बात आई, पर संघ का जो अपना मार्ग है, मार्ग से चला है, वो मार्ग क्या है ये सब जानते हैं। लेकिन ये जोश, ये धरती के साथ संपर्क नहीं, हवा में छलांगे लगा रहे हैं। हिंदू मानसिकता क्या है इसका पता नहीं। विभाजन के बाद 55 करोड़ रुपए जब पाकिस्तान को देने का सवाल आया, सारे गांधी जी से नाराज हुए। अखबारों ने गांधी जी के खिलाफ लिखा। उन्होंने अपना अनशन शुरू किया तो सब ने उनके खिलाफ लिखा। यहां तक अखबारों में ये आया कि सरदार पटेल और नेहरू भी उनके खिलाफ हो गए हैं। और फिर हवा ये उठी कि सरदार पटेल ने कहा कि ये बूढ़ा जाता क्यों नहीं है। सारे लोग कहने लगे कि ये जितनी जल्दी जाएगा उतना अच्छा होगा। हमारे मर्द लोगों को, जोश खरोश वाले लोगों को लगा कि बस सारा देश हमारे साथ है। मैंने आपको कहा कि हिंदू मानसिकता ये है कि साले की पिटाई होनी चाहिए, ये सब कहेंगे। लेकिन पिटाई करते करते मृत्यु हो जाए तो कहेंगे पिटाई तो करनी चाहिए थी, पर यह जरा ज्यादा ही हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था। बेचारे को क्यों मारा?
ये हिंदू मानसिकता है। ये जोश खरोश वाले भूल गए गांधी जी की हत्या हुई। इन लोगों को बड़ा आनंद हुआ कि पराक्रम किया। पराक्रम की बात थी। हम भी ये सारा कार्य करने वाले लोगों को पराक्रमी ही समझते हैं, किंतु हिसाब था क्या? हिंदू मानसिकता की जानकारी थी क्या? ये जो पराक्रम हुआ, इसके कारण हिंदुत्व के कार्य को बढ़ावा मिला या हिंदुत्व का कार्य पीछे गया? इसका हिसाब किया था क्या? हिसाब इन लोगों के पास नहीं होता। इसका एक प्रमुख कारण है कि इनके पास कोई संगठन नहीं। व्यक्तिगत कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बड़े जोश खरोश में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। उन्होंने कुछ किया तो भी उसका उनके ऊपर परिणाम इसलिए नहीं होगा कि इनका कोई संगठन ही नहीं है। अरे, जिसके पास पूंजी नहीं है, गरिमा जिसके पास नहीं है, उसके यहाँ चोरी क्या होगी? जिसके पास पैसे हैं उसी के यहाँ चोरी हो सकती है, उसी का नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास संगठन है, नुकसान होगा तो संघ का हो सकता है, क्योंकि संघ की समाज में गरिमा है। अब जिसके पास कोई संगठन नहीं, अकेले ही नेता बन गए, जोश में आ गए, कुछ कर दिया, उनको फांसी हो गई। हम उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने भी एक श्रेष्ठ काम किया। काम खराब होगा लेकिन करना नहीं चाहिए था। लेकिन उनके पराक्रम को हम मान्यता देते हैं, कार्य की मान्यता देते हैं, किंतु नुकसान हिंदुत्व का हुआ। ये हिंदू मानसिकता को न समझने का परिणाम था। मैं समझता हूं कि यहाँ जितने मेरी उम्र के या मेरे से छोटे भी लोग होंगे, उनको पता होगा कि इस घटना से पूर्व किस तरह से संघ का काम बढ़ रहा था और उसके बाद जो धक्का लगा, उस धक्के में से संभलने में कितना समय संघ को लगा और परम पूज्य गुरु जी को कष्ट उठाने पड़े। ये सब आप जानते हैं। तो काम तो हो गया। शायद कुछ लोगों ने तालियां भी बजाई होंगी, कुछ लोगों ने उसे महात्मा कहा, लेकिन हिंदू मानसिकता का क्या है, ये न जानने के कारण इतना पराक्रम किया। शहादत हो गई, लेकिन जिस काम के लिए ये किया उस काम को धक्का लगा, क्योंकि हिंदू मानसिकता ऐसी है। एक समय तो वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा कि ये बुढ़ा जाएगा तो अच्छा होगा। जैसे वो चले गए वैसे एकदम हवा की लहर बदल गई। अरे भाई, चाहते थे लेकिन इतना नहीं होना चाहिए था, और उसके कारण सारे कार्य को धक्का लगा। हम लोग जानते हैं। अब ये हिंदू मानसिकता को समझकर आगे चलना है, और पंजाब के बारे में भी यही लागू है। अब इस समस्या के बारे में हम पहले समझ लें। कुछ बातें जो मैंने पहले कही हैं वो मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। एक बात ये कि आतंकवाद एक शास्त्र है। दुनिया में ये शास्त्र विकसित हुआ है। प्रारंभ इस शास्त्र का मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका देशों से हुआ। चीन वगैरह उसके आद्य प्रणेता हैं। 1945 के पश्चात, दूसरे महायुद्ध के पश्चात ये शास्त्र प्रारंभ हुआ और स्थल, काल तथा परिस्थिति के अनुसार अलग अलग देशों में उसको कुछ डायमेंशन, आयाम जोड़े जाते रहे। ये बात सही है, लेकिन आधार एक ही है, सब लोगों को मालूम है, और ये जो शास्त्र है ये जानने वाले सब देशों में है। दूसरा भी है, आतंकवाद को खत्म कैसे करना है ये भी शास्त्र है, और ये शास्त्र भी दुनिया की सभी सुसंस्कृत सरकारें जानती हैं। सभ्य सरकार दुनिया की सभी जानती हैं कि ये शास्त्र क्या है। अब इस दृष्टि से आतंकवाद जहां जहां आता है वहां वहां उसको समाप्त करने की जिम्मेदारी सरकार को ही लेनी पड़ती है। ऐसा दुनिया के इतिहास में आरंभ से अब तक है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि सरकार तो गाफिल रहे और केवल जनता ने या किसी स्वयंसेवी संगठन ने आतंकवाद को समाप्त किया। एक भी उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं। हाँ, यह है कि सरकार जब इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ती है तो जनता उसको कॉपरेट करती है, सहयोग देती है। ऐसा तो हुआ है, लेकिन जहां सरकार गाफिल है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं, जनता ने ही ये सारा काम निपटा लिया, ऐसा दुनिया के इतिहास में नहीं। हमारे इतिहास में उदाहरण है। 1949, 48, 47 में निजाम स्टेट थी। एक हिस्से में तेलंगाना जिले के कम्युनिस्टों ने अपना शासन निर्माण किया था। पार्लियामेंट सरकार कम्युनिस्टों की चल रही थी और उस पार्लियामेंट सरकार के खिलाफ जनता कुछ नहीं कर सकती थी। निजाम सरकार की हतबल हो गई थी। लेकिन जैसे ही 15 सितंबर को हमारी सेनाएं स्टेट में घुस गईं, हैदराबाद स्टेट को हाथ में लिया, तो सरदार पटेल के आदेश पर उसी सेना का एक हिस्सा उस एरिया में गया जहां कम्युनिस्टों की पार्लियामेंट सरकार चल रही थी।
सरकार खत्म हुई, पूरी तरह से खत्म हुई। आज जो नक्सलवादी हैं वो दूसरा एलिमेंट है। उस समय वो पूरी तरह खत्म हुआ था। उसके कई वर्षों बाद फिर से नक्सलवाद वहां आया है, लेकिन उस समय तो उस आंदोलन को पूरा खत्म किया। और ये भी जो नक्सलवाद बढ़ रहा है, आप पढ़ते होंगे कि सरकार के प्रोत्साहन के कारण बढ़ रहा है। इसी के कारण चेन्ना रेड्डी को जाना पड़ा। तो आज का नक्सलवाद और उस समय की कम्युनिस्टों की पार्लियामेंट सरकार, ये अलग अलग बातें हैं। किंतु ये पार्लियामेंट सरकार जहां चल रही थी, सेना के कारण उसको खत्म किया गया। आंध्र में ऐसी ही पार्लियामेंट सरकार कुछ वर्ष पूर्व काचीनाडा और श्रीकाकुलम में नक्सलाइटिस ने चलाई थी। बेंगल राव, ये नाम आपने सुना होगा, वो मंत्री भी रहे। बेंगल राव गृह मंत्री बन गए। उनकी इच्छा शक्ति प्रबल थी। उन्होंने श्रीकाकुलम और काचीनाडा में नक्सलिज्म को अमूल चूक खत्म किया। उनका नाम लेने के लिए रहा नहीं कोई। अब चेलना रेड्डी के कारण जगह जगह सारे गुंडा लोग सामने आ गए, बात अलग है। लेकिन बेंगल राव की जब इच्छा शक्ति थी गृह मंत्री के नाते, तो काचीनाडा और श्रीकाकुलम में पूरी तरह से उसको खत्म किया गया। तो बाहर भी ऐसा है, अपने यहाँ भी ऐसा है। इसके लिए मैंने उदाहरण कई बैठकों में दिया। मैं 2 उदाहरण के बारे में हमेशा देता रहा हूँ। पंजाब में भी कई जगह दिया कि सरकार की इच्छा शक्ति का मतलब क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि साहब, ऐसा तो नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए सरकार पर शक कर रहे हैं। ऐसा नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति से ही काम होता है। यदि जनता का सहयोग हुआ तो जल्दी काम होगा। सरकार की इच्छा शक्ति के 2 उदाहरण मैंने पंजाब में इसके पहले भी दिए थे। एक उदाहरण दिया था कि जिस समय मैं पार्लियामेंट में आया तो उस समय नागालैंड का झगड़ा चल रहा था। नागालैंड में हमारी सेना थी, शस्त्रास्त्र थे, तो भी नागालैंड विद्रोही आगे बढ़ रहे थे। अब प्रश्न आया पार्लियामेंट में। मैं कार्यविधि नहीं जानता था, नया नया गया था, तो मैंने एकदम उठकर प्रश्न किया कि मंत्री साहब, नागालैंड की कुल जनसंख्या क्या है? बोले 4.5 लाख। और फिर प्रश्न किया कि 4.5 लाख है ये, और हमारी इतनी सेना और हमारे शस्त्रास्त्र हैं, तो फिर हम इनको काबू क्यों नहीं कर सकते? तो मंत्री साहब ने जवाब दिया, जो भू प्रदेश नागालैंड का है वो ऊबड़ खाबड़ है, सेना तो वहां है, पर इसके कारण हम काबू नहीं कर सकते। तब हमको भी पता नहीं था क्या है, बैठ गए। 20-22 दिन के बाद मेरे एक मित्र जो हमारे गांव के थे और हमारे लंगोटिया यार थे, वो आर्मी में ऑफिसर थे और नागालैंड में उनका तबादला था। किसी काम से वो दिल्ली आए थे, सरकारी काम से। दिल्ली आने के बाद जब उनको पता चला कि अपना लंगोटिया यार MP हो गया है, तो वो मिलने आए। रात में हम एक होटल में डिनर के लिए चले गए। हम तो आपस में अरे तू रे इसी भाषा में बोलते थे। हमने कहा, क्यों रे, तुम लोग वहां इतनी सेना और शस्त्रास्त्र लेकर बैठे हो, मक्खी मारने का काम कर रहे हो क्या? तो बोले क्यों? हमने कहा, इतने शस्त्रास्त्र हैं, इतनी सेना है और 4.5 लाख की जनसंख्या है। तुम लोग कह रहे हो कि भूभाग डिफिकल्ट है, इसलिए हम काबू नहीं कर पा रहे। तो उनको गुस्सा आ गया। उसने कहा, कोई सेना का अधिकारी ये नहीं कहेगा, सिपाही नहीं कहेगा कि भूभाग डिफिकल्ट है, इसके कारण हम काबू नहीं कर पा रहे। सेना ने नहीं कहा, बोले मिनिस्टर ने कहा होगा। कोई सेना का आदमी नहीं कहेगा, ये तो हमारे लिए अपमानजनक बात है। हमने कहा, ठीक है, मिनिस्टर ने कहा होगा, लेकिन तुम ये बताओ कि इतनी सेना और इतने शस्त्रास्त्र होते हुए भी तुम काबू क्यों नहीं कर पा रहे? तो उसने कहा, क्या तू समझता है कि तू ही बहादुर है और हम सब कायर हैं? हमने कहा, क्यों, क्या हुआ? बोले, सुन ले, हमारे लिए दिल्ली से आदेश आया है। दिल्ली के आदेश हमारे लिए ये हैं कि जब तक तुम्हारे ऊपर गोली नहीं झाड़ी जाती तब तक तुम्हें गोली नहीं झाड़नी चाहिए। वो बोले, भले आदमी, मेरे ऊपर यदि गोली झाड़ी जाएगी तो मैं गोली झाड़ने के लिए जिंदा रहूंगा, तब तो गोली झाड़ूंगा। तो दिल्ली से हमारे लिए आदेश है कि जब तक तुम्हारे ऊपर गोली नहीं झाड़ी जाती तब तक तुम्हें गोली नहीं झाड़ना चाहिए। तू भी वहां होता तो कुछ कर सकता था क्या? हमने कहा, भाई माफ करना, हमको ये पता नहीं था। अब ये मानसिकता है। माने दृश्य ये दिखा कि इतनी सेना, इतने शस्त्रास्त्र 4.5 लाख लोगों को नहीं दबा सकते। ये लोगों को पता नहीं था कि दिल्ली के आदेश ये थे कि तुम्हारे ऊपर गोली नहीं झाड़ी जाती तब तक तुम्हें गोली नहीं झाड़नी चाहिए। ये आदेश किसी को पता नहीं।
अखबार में भी नहीं आता। अखबार में महत्व की बात नहीं आती, बाकी आलतू फालतू बातें आती हैं। तो ये अखबार में भी नहीं था। ये इच्छा शक्ति का एक नमूना है। दूसरा उदाहरण हम देखें। ऐसा है कि जिसका उदाहरण दे रहा हूं उनके सिद्धांतों से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन एक सीमित प्रश्न के संदर्भ में यह उदाहरण दे रहा हूं। सिद्धांतों से हम सहमत नहीं हैं। हिंदुस्तान में जैसे आज वेस्ट बंगाल को कहा जाता है कम्युनिस्टों का गढ़ है, हालांकि अखबार में तो ज्यादा बलवान है कम्युनिस्ट। वहां धरती पर उतने बलवान नहीं हैं और नेता लोग अखबारों पर से अंदाजा लगाते हैं, वो अलग बात है। जैसे वेस्ट बंगाल का नाम आता है, वैसे 1930, 31 और 32 में जर्मनी में पर्शिया था। ये कम्युनिस्टों का गढ़ था और वहां अपने जैसी पार्लियामेंट्री सिद्धांत थे। पार्लियामेंट में भी कम्युनिस्टों के मेंबर थे। वे पर्शिया में आतंकवाद चलाते थे और इसके कारण यदि पुलिस को फायरिंग करना पड़ा और किसी की मृत्यु हुई तो पार्लियामेंट में ये कम्युनिस्ट मेंबर उठकर एकदम शोरगुल मचाते थे और कहते थे कि यहाँ डिक्टेटरशिप आ रही है। हवान पेटन कई साल से प्रमुख रहा जर्मन का। वो उतना ही कमजोर था जितने हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को छोड़कर सारे प्रधानमंत्री हमेशा जितने कमजोर रहे हैं, उतना ही कमजोर हवान पेटन था। वो तो बेचारा कमजोर आदमी था, लेकिन उसके ऊपर दबाव डालने के लिए कम्युनिस्ट एमपी उठकर पार्लियामेंट में शोरगुल मचाते थे कि यहाँ फायरिंग हुई है, 4 लोगों की हत्या हुई है, डिक्टेटरशिप आ रही है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। और जब भी इन कड़े शब्दों का प्रयोग होता तो पेटन साहब एकदम झुक जाते और कहते कि अब मैं इंक्वायरी कमीशन बिठाऊंगा। इंक्वायरी कमीशन बैठे। 6-7 बार ऐसा हुआ। इंक्वायरी कमीशन में क्या होता था कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिशियल्स की पब्लिक ट्रायल होती थी कि फायरिंग क्यों की, लाठीचार्ज क्यों किया, टॉर्चर क्यों। और ये कोर्स परीक्षा करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले लोग जो रास्ते पर गुंडागर्दी करते थे, ऐसे 3rd क्लास कम्युनिस्ट इनकी कोर्स परीक्षा करते थे। पब्लिक ट्रायल भी। लोग ट्रायल देखने के लिए आते थे और सबके सामने इनको अपमानित होना पड़ता था। माने बड़े हाई स्टेटस पुलिस अफसर कटघरे में खड़े, गुंडागर्दी करने वाले लोग उनकी कोर्स परीक्षा कर रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं। 6-7 बार ऐसा हुआ कि सार्वजनिक अपमान इन लोगों का हुआ और सार्वजनिक अपमान होने के कारण बाद में इनके मन में आया, अरे सरकारी लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए हम सारा काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये जो गुंडागर्दी करते हैं तुम इनके सामने झुक जाते हो, हमको ही कटघरे में खड़ा करते हो, हमारा सार्वजनिक अपमान करते हो। हमें क्या पड़ी है, तुम जानो, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर जाने। हम अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो कुछ होगा सो होगा। तो सारा पुलिस डिपार्टमेंट निष्क्रिय उदासीन हो गया। इसका एडवांटेज लेकर कम्युनिस्टों का और उनका हौसला बढ़ गया। ऐसी अवस्था थी जब 1933 का चुनाव हुआ। अब पर्शिया में कम्युनिस्टों का जोर था, तो भी कुल मिलाकर जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी चुनकर आई और चुन जाने के बाद जो पहली पार्टी थी उसमें से एक मार्शल बोरिंग को पर्शिया का होम मिनिस्टर भेजा गया। जाने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पर्शिया के पुलिस ऑफिशियल की रैली ली। पुलिस ऑफिशियल की रैली के सामने उनका भाषण हुआ। अब हमारे देश में हमारे जैसे जो नेता माने हुए लोग हैं, हमारे को तो इतनी बोलने की बीमारी है कि हम भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो 2.5-3 घंटे तक मुंह बंद ही नहीं होता। उनका केवल 3 मिनट का भाषण हुआ और 3 मिनट का भाषण अखबारों में आया था, जिसमें कुछ हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा में था। इन्वर्टेड कॉमा यानी अवतरण चिन्ह। ये तो उनके मुंह के शब्द थे ही जो उसमें दिए गए थे। कुछ भाषण इन्वर्टेड कॉमा के बाहर था। 3 मिनट में उन्होंने जो कुछ कहा वो ये था कि आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव हुआ है, पुरानी पार्टी चली गई है, अब हमारी पार्टी आई है, कानून और शांति व्यवस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में उनका भाषण आया था कि तुम्हारी राइफल से निकली हुई हर एक गोली मेरी राइफल से निकली हुई गोली है और मैं यहाँ का गृह मंत्री हूँ। 2 वाक्यों पर विचार कीजिए कि तुम्हारी राइफल से छूटने वाली हर एक गोली मेरी राइफल से छूटने वाली गोली है और
मैं यहाँ का गृह मंत्री हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में जो उदासीनता आई थी समाप्त हुई। 2 वाक्यों का क्या असर हुआ? 6 महीने के अंदर अंदर। मैं उस समय कॉलेज में था, इसलिए हमारे कम्युनिस्ट मित्रों ने हमको वो सारी किताबें दिखाईं और उसमें कोई अच्छा दृश्य नहीं था। ग्लेज्ड पेपर पर सारे चित्र थे। ये कम्युनिस्ट नेता हैं, उनको मारा। वो कम्युनिस्ट नेता शॉट टू डेथ। वो फलाना कम्युनिस्ट नेता बीटन टू डेथ। 6 महीने के अंदर अंदर सारा मामला खत्म हो गया। अब ये 2 वाक्यों में जो अंतर है वो सरकार की शक्ति दिखाता है। एक हमारा वाक्य हिंदुस्तान का, तुम्हारे ऊपर जब तक गोली नहीं झाड़ी जाती तुम गोली मत झाड़ो, ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है। और मार्शल बोरिंग की इच्छा शक्ति थी कि तुम्हारी राइफल से निकली हुई हर एक गोली ये मेरी राइफल से निकली हुई गोली है और मैं यहाँ का गृह मंत्री हूँ। दोनों में जो अंतर है वो सरकार की इच्छा शक्ति का अंतर है। हमारी सरकार की जब इच्छा शक्ति हो जाएगी, ये 1 महीने के अंदर अंदर सारा मामला खत्म हो सकता है, क्योंकि शास्त्र है। ये कोई हम अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहे। दुनिया में हर जगह ये शास्त्र चलता है। आतंकवाद का भी दुनिया में शास्त्र है, उसके रास्ते तय हैं। ये रास्ता लेना है या नहीं, ये सरकार को तय करना है। सरकार की कमजोरी के कारण, इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण गड़बड़ी होती है। दुनिया में इच्छा शक्ति सरकार की जब तक नहीं, तब तक आतंकवाद दुनिया में कहीं भी खत्म नहीं हुआ। जनता सहायक हो सकती है, किंतु केवल जनता नहीं है। हाँ, जहां सरकार नहीं है वहां अराजकता है, वहां की परिस्थिति भिन्न है। जहां जहां प्रतिष्ठापित सरकार है वहां वहां सरकार की इच्छा शक्ति नहीं रही तो जनता के हाथ से नहीं हो सकता। ये इच्छा शक्ति का सवाल है। लोकतांत्रिक पद्धति में सरकार की इच्छा शक्ति जागृत करने के निश्चित ही रास्ते हैं, जिसके कारण सरकार पर दबाव डाला जा सकता है। इसके जो रास्ते हैं सब जानते हैं, चाहे वो डिमॉन्स्ट्रेशन हो या धरना, चाहे वो भूख हड़ताल हो या कुछ और। दबाव के जो सारे रास्ते हैं उनका उद्देश्य केवल सरकार की इच्छा शक्ति को जागृत करना है। किंतु अब दूसरी भी बात है। मैंने प्रारंभ में कल एक बात कही थी, मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं। यहां आप लोग बैठे हैं। एक रास्ता सामान्य नागरिक के रास्ते पर जाने वाला है। मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था कि दुकान, मकान, बैंक बैलेंस वाला नागरिक व आप दोनों में कुछ अंतर है, ऐसा मैं मानता हूं। उसके सामने कोई ध्येय नहीं है। वो तो इतना ही चाहता है कि मेरा बैंक बैलेंस रहे, बीवी बच्चों का काम चलता रहे, लड़कियों की शादी हो जाए, लड़के अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएं, मैं आराम से अपना बुढ़ापा काट सकूं। बस उसके जीवन की इतिश्री यही है और उसको कुछ नहीं चाहिए। इसमें अगर बाधा किसी कारण आती है तो वो बाधा बर्दाश्त नहीं करेगा। इस समय वो संघ वालों को कहेगा कि क्यों भाई, तुम्हारे लठ क्या कर रहे हैं? यहां तो हवा में डंडा घुमाते हो, वहां क्या कर रहे हो? ये सब उसी के लिए है कि बैंक बैलेंस को तकलीफ ना हो जाए। अब उसका सोचने का ढंग हम समझ सकते हैं। आप उस श्रेणी के नहीं हैं, आप उस श्रेणी के नहीं, उसमें और आप में अंतर है। वो भारत के भाग्य के लिए जिम्मेदार नहीं है। उनके सामने कोई ध्येय नहीं है। परम वैभव नेतु में तत् स्वराष्ट्रम, ये जिम्मेदारी आपकी है, उसकी नहीं। उसकी जिम्मेदारी तो इतनी है कि लड़कियों की शादी होनी चाहिए, लड़के बड़े ओहदे पर पहुंचने चाहिए, बुढ़ापा आराम से कटना चाहिए, इतनी उसकी जिम्मेदारी है। परम वैभव की जिम्मेदारी उसके लिए नहीं, आपकी है। एक इसके कारण आगे का सोचना उसकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी है। और मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जरा सबको समझ सकें, और ये समझ कैसे सकेंगे? उसको समझने की इच्छा भी नहीं है। आप जरा बातें करके देखिए, आप बहुत गहराई में जाकर उसको समझाएंगे कि भाई ऐसा है वैसा है। वो कहता है कि सारा मत समझाओ, एक बात बताओ, मामला समाप्त होगा कि नहीं? जिसमें हमें परेशानी हो रही है, बाकी झंझट मत बताओ, क्योंकि उसको किसी बात में दिलचस्पी नहीं है। आपकी तो दिलचस्पी इसमें है कि राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। उसका सीमित लक्ष्य है, इसलिए आप उसको लंबी चौड़ी बात कहेंगे तो वो सुनेगा ही नहीं। आप बक बक करते रहे, वो अपनी दूसरी बात का विचार करेगा। आप उसे क्या समझा सकते हैं? वो ग्रहण नहीं करेगा तो वहां आप डाल कैसे सकते हैं?
आपका स्तर दूसरा है। आपको अब चीज़ों को समझ लेना चाहिए। उसमें एक ये भी समझना चाहिए, एक सर्वसाधारण आदमी की समझदारी का स्तर और जिन्हें नेतृत्व करना है उनकी समझदारी के स्तर में अंतर होना चाहिए। आज की राजनीति में अलग बात है। आज की राजनीति में चलती है सस्ती लोकप्रियता, उसके पीछे जाना जिसके कारण सस्ती लोकप्रियता प्राप्त हो रही है। वही बोलना जो सामान्य आदमी बोलता है। मतलब है सामान्य बात बोलने से लोकप्रियता प्राप्त हो सकती है, उसी के कारण चुनकर आ सकते हैं, उसी के कारण मंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो सामान्य आदमी जिसके सामने कोई बड़ा ध्येय नहीं है, जो राष्ट्र के लिए जिम्मेदार नहीं, जिसके सामने लंबी दृष्टि नहीं है, उसके वोट पाने के लिए उसी के समान बात करना, इसके कारण लोकप्रियता प्राप्त करते हैं, मंत्री पद प्राप्त करते हैं। राजनीति में फैशन होने के कारण लोग भूल जाते हैं कि नेता और जनता, सामान्य आदमी और नेतृत्व करने वाला, इनके समझ व स्तर में अंतर होना चाहिए। और लोग ये भूल जाते हैं, केवल इतना ही समझते हैं कि हम जरा सबको संतुष्ट कर सकें, सबको समझा सकें, सब लोगों में हम प्रसिद्ध हो सकें। इतना राजनीतिक नेता के समान वे नहीं कर सकते, जिन्होंने कुछ ध्येय सामने रखा है। राष्ट्र का क्या होगा, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आपके सोचने का स्तर उससे सोचने के स्तर से भिन्न होना चाहिए। और इसलिए इस विषय से संबंधित बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। परिस्थितियां आती हैं, हर चीज का इलाज एकदम नहीं होता, परिस्थितियों का इलाज होता है, इसको समय लगता है। और इतने समय तक धीरज रखना सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं। इसलिए वो आपको पूछता भी है कि अपने डंडे आप घुमा रहे हो और इसका असर आपके ऊपर होगा। बड़ी कमाल की बात है, आप अपना और उसका स्तर एक ही समझते हैं क्या? आप राष्ट्र के लिए अपने को जिम्मेदार मानते हैं, आपके सामने ध्येय है, उस ध्येय के प्रकाश में आपको सोच विचार करना है या दुकान मकान बैंक बैलेंस का सोच विचार करना है? आपके और उसके स्तर में अंतर है या नहीं? इस बैठक में हम बैठे हैं तो हमारी कुछ योग्यता है कि नहीं इस बैठक में बैठने की? ये राष्ट्र निर्माताओं की बैठक है, दुकान मकान बनाने वालों की नहीं। इसके नाते हम सोचें और नेशन बिल्डर्स के नाते हम सोचें और समझें तो ऐसा दिखाई देगा कि इतिहास में बहुत बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें एकदम इलाज संभव नहीं होता। जैसे हमने कहा भी, सरकार को विल पावर जागृत करनी चाहिए, ये एकदम नहीं हो सकता। कल माननीय रज्जू भैया ने भी कहा कि बातचीत होती है, कल और भी दबाव लाएंगे, लेकिन समय लगेगा। तब तक ये सारी गड़बड़ चलती रहेगी, तब तक सामान्य नागरिक का धैर्य छूट जाएगा, धीरज छूट जाएगा। आपका भी छूटना है क्या? विपरीत परिस्थिति में सामान्य नागरिक की प्रतिक्रिया की फिक्र न करते हुए ध्येय सामने रखकर ठीक राजनीतिक निर्णय लेना सही नेतृत्व का लक्षण है। लोग क्या कह रहे हैं, यदि इसी पर आप जाएंगे तो आप यशस्विता तक नहीं पहुंच सकते। कल की बैठक में हमने एक उदाहरण दिया था, छत्रपति शिवाजी का उदाहरण। अब तो शिवाजी बड़े सफल हो गए, इसलिए सब उनका गुणगान करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको जो लोग कह रहे हैं पंजाब में, वे लोग शिवाजी के समय उस काल में शिवाजी के ऊपर वो सारे आरोप लगाते थे जो आज संघ वालों पर लगाए जा रहे हैं। शिवाजी पर जिस कालखंड में ये सारे आरोप लगाए गए, वो पहला कालखंड आया जब अफजल खान बहुत बड़ी सेना लेकर आया। उस सेना का मुकाबला खुले मैदान में करना, जिसको कहते हैं पिच्ड बैटल, उधर हिंदू सेना, इसमें शिवाजी यशस्वी नहीं हो सकते थे। इसलिए शिवाजी ने सोचा कि हम पहाड़ी में छिपकर रहेंगे और हम अफजल खान को पहाड़ी क्षेत्र में लाएंगे। हमेशा जो यशस्वी सेना होती है वो अपना रण क्षेत्र चुन लेती है, अपने रण क्षेत्र पर शत्रु को लाती है, खुद शत्रु के रण क्षेत्र पर नहीं जाती। लेकिन पहाड़ी तक अफजल खान का आना कठिन था, क्योंकि अफजल खान को बताया गया था कि बेटा सब करो पर पहाड़ी इलाके में मत जाओ, क्योंकि ये पहाड़ का चूहा है। एक बार पहाड़ी इलाके में चले गए तो फिर क्या होगा ये पता नहीं। अफजल खान की राजनीति थी कि शिवाजी को पहाड़ी इलाके के बाहर लाना। कैसे ला सकते हैं? अफजल खान ने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू किया, महिलाओं का अपमान किया और फिर मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, तो भी वो बाहर नहीं आया। तब तक प्रचार करना शुरू किया कि वो कौन सा तुम्हारा हिंदुओं का संरक्षक है। अरे
हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के मंदिर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और शिवाजी अपनी आन बचाकर बैठा है वहां। ये कौन सा हिंदुओं का संरक्षक है? ये तो कायर है। ये प्रचार हिंदुओं में शुरू किया गया। उसके बाद भी शिवाजी बाहर नहीं आया। आखिरी बार उसने सोचा कि छत्रपति शिवाजी की कुलदेवता तुलजापुर की भवानी है। वहां अफजल खान की सेना आ गई। सोचा अब इसके कुल देवता की मूर्ति ही हम तोड़ते हैं तो वो गुस्से में बाहर आएगा ही, जाएगा कहाँ। शिवाजी के कुल देवता की मूर्ति भी तोड़ी। शिवाजी अपने पहाड़ी इलाके में ही रहे। चारों ओर प्रचार किया गया। वो लोगों को जांचने लगा कि ये शिवाजी है ही क्या। हिंदुत्व का संरक्षक बोलता है, स्वयं उसकी कुल देवता की मूर्ति का खंडन किया गया है और वो अपनी जान बचाकर बैठा है। ये क्या हिंदुओं का संरक्षक है। चारों ओर प्रचार शिवाजी के खिलाफ चला और वो सारा बर्दाश्त किया। फिर वो आगे बढ़ा। अफजल खान जब पहाड़ी इलाके के नीचे आया, शिवाजी ने अपना वकील उसके पास भेजा। कहा कि साहब शिवाजी तो घबरा गया है, वो आपके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। वो लड़ाई क्या करेगा? उसने तय किया है कि आखिर आप उनके पिताजी के दोस्त हैं। आपको वो चाचा कहते हैं और कहता है कि चाचा मुझे प्राणदान दे दें, अभयदान दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए। अच्छा, शिवाजी घबरा गया। बोला, घबराना ही है, इसमें आपकी सेनाएं कारण हैं। स्वयं अफजल खान बड़ा लंबा चौड़ा ऐसा था, उसके सामने शिवाजी नाटक घबरा गया। अफजल खान ने कहा, नहीं, उनको यहां भेजो, मैं अभयदान देता हूं। शिवाजी इतना घबराए कि यहां उनके आने की हिम्मत नहीं। उनका सुझाव है कि आप आइए, आपका स्वागत होगा और आपको दावत देंगे। उसके बाद आत्मसमर्पण, आपको सारा राज्य हाथ में दे देंगे। कुछ हलचल उसके मन में हुई होगी। उसने हंसते हंसते मान लिया। अब जाना है तो क्या सेना लेकर जाना है? वकील ने कहा, साहब वो तो पहले ही घबराया है, सेना लेकर जाएंगे तो और पीछे जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं। अफजल खान को आशा थी कि जिंदा या मरा हुआ शिवाजी को लाना है। वो बीजापुर बादशाह का हुक्म था, वो तो भाग जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। आप कैसे लड़ेंगे? चलो ठीक है, तो ये तय किया जाए दोनों के साथ कितने अंगरक्षक होंगे, कितनी संख्या होनी चाहिए। तो निश्चय हुआ कि 2 अंगरक्षक शिवाजी के साथ और 2 अफजल खान के साथ रहें, और कोई नहीं। और पहले निरीक्षण किया जाए कि कोई और सेना के लोग तो नहीं हैं। अफजल खान निरीक्षण करे हिंदू सेना के लोगों की और हिंदू लोग निरीक्षण करें अफजल खान की सेना की। और जहां शामियाना डाला था वहां निरीक्षण वगैरह हो चुका कि यहाँ पर और लोग नहीं हैं। हालांकि कुछ दूरी पर अफजल खान की सेना तैयार थी कि यदि शिवाजी मारा जाता है तो एकदम हमला करेंगे। उधर शिवाजी की सेना खड़ी थी, यदि अफजल खान मारा जाता है तो एकदम हमला करेंगे। लेकिन सब दूरी पर थे। वहां केवल 2-2 अंगरक्षक लेकर जाना तय हुआ। अफजल खान का समाधान हुआ। अब उधर से शिवाजी उतरे टीले पर से, इधर से अफजल खान गया। बाकी जो हुआ आपको पता चला। और उसके बाद अफजल खान की सेना को भी परास्त किया, वध किया गया। लेकिन ऐसा तब हुआ क्या जब अफजल खान ने तुलजापुर भवानी की मूर्ति का खंडन किया। वो जोश में आ गया। तुम्हारे डंडे क्या कर रहे हैं पंजाब में? आए जोश में और चलो, जो होगा सो होगा, साले को देख लेंगे। ऐसा नहीं किया। संयम पूर्वक, शांति पूर्वक एक रणनीति तय की थी। उस रणनीति के अंतर्गत आज हमारे खिलाफ भले ही प्रचार चलता होगा, चलने दीजिए, लेकिन अपनी नीति के मुताबिक काम करेंगे। शिवाजी ने काम किया, जिससे यशस्वी हुए। केवल भड़ास निकालने के लिए काम करते तो मैदान में चले आते, फिर शिवाजी और हिंदवी स्वराज खत्म हो जाता। भड़ास में आने का काम मकान, दुकान, बैंक बैलेंस वालों का है, हमारा नहीं। ये जरा ध्यान में रखो। यहाँ इस बैठक में तुम्हारी कोई खास इज्जत है। आप नेशन बिल्डर्स में से एक हैं। इस इज्जत को निभाना है तो अपने सोचने का ढंग उनके सोचने के ढंग से अलग होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए। आधुनिक समय का एक अच्छा उदाहरण है। आज चीन में कम्युनिज्म खत्म है, ये बात ठीक है, लेकिन माओ एक बड़ा श्रेष्ठ नेता था, कुशल संगठक, श्रेष्ठ विचारक, कुशल सेनापति। ऐसा माओ था। जापान ने जब हमला किया तब उस समय चीन की अवस्था ऐसी न थी। जापान का मुकाबला चीन की राष्ट्रीय सरकार कर रही थी, जिसका नेतृत्व
चियांग काई शेक कर रहे थे। उसके खिलाफ कम्युनिस्ट लड़ रहे थे। कम्युनिस्टों को ऐसा दिखाई दिया चियांग काई शेक जापान का मुकाबला नहीं कर सकता। कम्युनिस्ट भी जापान का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते थे और चियांग काई शेक को भी उखाड़ना चाहते थे। माओ ने चियांग काई शेक के साथ बात शुरू की। चियांग काई शेक कम्युनिस्टों का दुश्मन था। चियांग काई शेक को खत्म करके उसको उखाड़ के ही वहां कम्युनिज्म स्थापित करना था। लेकिन जापान ने जब संकट देख लिया तो उन्होंने वार्ता शुरू की और वार्ता में ये कहा कि आपकी और हमारी सेना मिलकर लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी रेड आर्मी को समाप्त करो। आर्मी समाप्त नहीं करते, ये ज़रा ज़्यादा हो गया। लेकिन एक बात हम जानते हैं, जो बात वो माने वो अपमानकारक थी। बात उन्होंने मानी कि हमारी रेड आर्मी इंटैक्ट रहेगी, लेकिन हम आपकी कमान में आपका ऑर्डर मानेंगे। दोनों कट्टर दुश्मन, इसी को आगे चलकर उखाड़ना है और उखाड़ा भी। लेकिन जो कट्टर दुश्मन है उसको माओ ने ये वचन दिया कि आपकी CIC मानेंगे। आपकी जो कमांड आएगी, जो भी आदेश आएगा उसके मुताबिक हमारी सेना चलेगी। वैसा उन्होंने काम किया। ये कोई बड़ा सम्मानजनक काम नहीं था, अपमानजनक था, लेकिन इसका विरोध केवल कुछ लोगों में हुआ। चियांग काई शेक के अंडर हम काम करें, वो हमारा पक्का दुश्मन है। वे लोग नाराज हुए। किंतु जिसको कुछ बड़ा काम करना होता है उसको ये भी देखना होता है कि किस समय क्या करना है। जयसिंह औरंगजेब की सेना लेकर आए। बहुत प्रचंड सेना थी। शिवाजी का उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल था। शिवाजी ने विजय प्राप्त की थी। 32 किले उस समय शिवाजी के पास थे। आपको आश्चर्य होगा, शिवाजी ने उस समय 32 में से 20 किले औरंगजेब को दिए। कितना अपमानजनक था। 32 में से 20 किले दिए, केवल 12 किले रखे, और बाकी जो हुआ वो सारा इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं कि संग्राम में नहीं जाएंगे, औरंगजेब से मिलेंगे वगैरह। ये कितना अपमानजनक समझौता मान लिया। किंतु ये समझ लीजिए कि सारे जो उदाहरण मैंने रखे कि कुछ आगे रहे, कुछ पीछे हटे, कुछ अपमानजनक परिस्थिति भी मान ली, किंतु कायर आदमी का मान लेना और बहादुर आदमी का मान लेना, इसमें अंतर ये रहता है कि जो कायर होता है वो झुक जाता है, जो झुक जाता है तो मर ही जाता है, और जो बहादुर होता है वो समझता है, अरे ये प्रसंग है, इस समय हमको झुकना पड़ेगा और थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। अपमान की परिस्थिति आई है, लेकिन जब भी नीचे से हाथ निकलता है फिर से हम बदला लेंगे। 32 में से 20 किले दिए शिवाजी ने, और 20 किले देने की अपमानदायक परिस्थिति के कारण लोगों में विफलता का भाव भी आया। उस समय मन में ये भाव निश्चय ही था कि हम 20 किले दे रहे हैं। 20 की बात क्या है, सारे हिंदवी स्वराज की हम स्थापना करने वाले हैं। ये विषय लेकर ये 20 किले देने की सुलह की। अफजल खान का सारा अपमान बर्दाश्त किया। ये क्या है, वो अपनी जान बचाकर छिप रहा है। ये सारा अपमान उसने बर्दाश्त किया, किंतु मन में एक भाव ये भी था कि हम बढ़ते रहेंगे, चाहे अपमानजनक सुलह कर लो, हम तुम्हारी कमांड मानेंगे। जो हमारा दुश्मन था, किंतु साथ ही ये निश्चय था कि चियांग काई शेक को आगे चलकर उखाड़ने वाले हैं। माओ के समान विजय का विश्वास लेकर जो इस तरह की सुलह करते हैं, उनकी तुलना कायरों से नहीं हो सकती। जैसे एक मिट्टी का बॉल है और एक रबर का बॉल है। रबर का बॉल नीचे डालें तो वो नीचे जाता है, तो इस विश्वास के साथ जाता है कि जो मुझे नीचे पटक रहा है मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन इसके सिर पर ऊपर उठकर जाऊंगा। तो नीचे पटकने वाले के सिर पर वो रबर का गेंद चला जाता है, और कायर मिट्टी का गेंद है, जिसे यदि किसी जमीन पर पटक दिया तो सज्जन आदमी के समान जमीन पर ही रहता है। हम कौन हैं? हम मिट्टी का गेंद है या रबर का गेंद है? ये सवाल आ जाता है। तो यहाँ आशय समझना कि रणनीति के नाते कभी कभी ये कहना पड़ता है, बाकी रास्ता आगे क्या है ये हम समझ सकते हैं, किंतु तुरंत रास्ता नहीं है। तब तक ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त वे करते हैं जिनके मन में विजय का विश्वास होता है। ये एक बहुत अच्छा किरातार्जुनीय में श्लोक आया है। विजय के निश्चित वाले व्यक्ति क्या करते हैं? वे स्वीकार करते हैं ऐसी सुलह संधि जो दोषास्पद है, अपने लिए जो प्रतिकूल है, ऐसी भी सुलह मान लेते हैं,
लेकिन मन में ये विचार रखते हुए कि ये सारा हम सुधारने वाले हैं, जो आज की सुलह है ये सारी सुलह हम कल फेंक देने वाले हैं। लेकिन हाँ, उतनी ताकत इकट्ठा करते समय तक जरा राह देखनी है। इसलिए वो सुलह स्वीकार कर रहे थे जो किरातार्जुनियम में कहा गया है। ये सब श्रेष्ठ पुरुषों के लिए लागू होता है। इसे समझना चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार इसलिए नहीं दब गए, झुक गए। सरकार पर दबाव लाना है, इसके लिए लोकतांत्रिक ढंग से प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए समय लगेगा। तब तक हम इतना कर सकते हैं कि लोगों में सौहार्द का अभाव न हो। सिख, हिंदू और गैर हिंदू दोनों इस बात को समझ सकें कि वास्तविकता क्या है। हम सब एक ही समाज के हैं। ये भाव लोगों के अंदर कैसे उग सकता है? एकदम मर गया रे बाप, ऐसी मनोवृत्ति ना आ जाए। कुछ लोगों का साहस बढ़ सके। जो हमारी नित्य शाखा हैं, वे नित्य शाखाएं बराबर चल रही हैं, उसके कारण लोगों का साहस बढ़ेगा। आज एकदम जो सामान्य आदमी कहता है, परिस्थिति पर 7 दिन के अंदर आप कुछ इलाज करो, 7 दिन में नहीं होगा। धीरज के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन इलाज होगा। कैसे करना है, इसका हमारे पास पूरा चित्र है। इसको लागू कैसे करना है, इस पर अमल करने में समय लगेगा। तब तक ये सब आपको बर्दाश्त करना होगा। जब कोई बड़ा संकट आ जाता है तो जल्दी में कुछ रास्ता नहीं निकलता। एक उदाहरण मेरे सामने आता है। लहर है, समय समय पर हर देश में लहर आती है। हमारे मजदूर क्षेत्र में भी इसे हमने अनुभव कर लिया। लोग समझते नहीं कि लहर और स्थायी शक्ति में अंतर क्या है। वे तो ये नहीं समझते, उनके लिए सब एक है। हमारे मजदूर क्षेत्र में हमने देखा, भारतीय मजदूर संघ का काम बंबई में शुरू हुआ। कोई हमको पूछता नहीं था, कोई सलाम नहीं करता था। और एक उस समय जॉर्ज फर्नांडीज बंबई का नेता था और जॉर्ज की लहर थी। वो बादशाह था बंबई के मजदूरों का। लेकिन हमारे रमण भाई शाह मनहर भाई मेहता को पूछते थे कि तुम कहाँ खड़े हो? तुमको 5 मजदूर सलाम नहीं करते, 5 लोग हमको तो नहीं सलाम करते। किंतु हमारे रमण भाई और मनहर भाई कहते थे कि ये लहर है, टल जाएगी, वो जल्दी थोड़ी ही निकलती है, टाइम लग जाएगा। जैसे जैसे टाइम लगे, स्वयं सेवक ही हमारे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता को पूछने लगे कि अरे निकल जाएगा, निकल जाएगा, कब से लगा रखा है? जॉर्ज फर्नांडिस का तो बोलबाला चल रहा है, जय जयकार चल रही है, तुमको तो कोई पूछता तक नहीं। हमारे लोगों ने कहा, भाई पूछेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। और आज स्थिति ऐसी है कि बंबई में जॉर्ज एक भी इंडस्ट्री में हड़ताल नहीं करा सकता। जॉर्ज के लिए वहाँ अनुयायी नहीं है। जहाँ भारतीय मजदूर संघ को कोई सलाम नहीं करता था, वहाँ आज भारतीय मजदूर संघ नंबर 2 पर है। बंबई में हमारा काम बहुत अच्छा है। और जिस जॉर्ज को बादशाह कहा गया है और नई यूनियन खड़ी हो गई, जॉर्ज को अध्यक्ष बनाया गया। आज जॉर्ज की संगठन शक्ति इतनी छोटी हो गई है कि भारत सरकार उसको नहीं पूछती कि भाई तुम्हारी संख्या क्या है, तुम्हारी यूनियन क्या है, तुम्हारा नंबर क्या है। भारत सरकार ने नंबर दिए। इंटक नंबर 1, भारतीय मजदूर संघ नंबर 2 है, हिंद मजदूर सभा नंबर 3 है। लेकिन इस नंबर में जॉर्ज फर्नांडीज की पार्टी कहीं नहीं है। इनको पूछा तक नहीं। ये जॉर्ज बंबई का बादशाह था और हमको एक आदमी भी सलाम नहीं करता था। अपने स्वयं सेवक अधिक धीरज छोड़ने वाले थे। पूछते थे कि आपका क्या होगा, जॉर्ज का इतना है। बीच में आपने नाम सुना होगा दत्ता सामंत का, उसका क्या हुआ? हमने कहा ये लहर है, चली जाएगी, धीरज रखें। आज दत्ता सामंत का क्या रहा? हमारे किसान क्षेत्र में सब जानते हैं शरद जोशी का नाम, हर दिन पेपर में आता है। आंदोलन चल रहा था, 1.5 लाख लोग रास्ते पर थे। उस दिन हम कहीं से आ रहे थे तो हमारे लोगों ने कहा कि वहां मत जाओ। कहा कि हम भारतीय किसान संघ के हैं। कितने लोग थे आपके संघ में? 43 लोग। ये ऐसा आंदोलन है तुम्हारा? शरद जोशी के 1.5 लाख लोग रास्ते पर हैं। बोले हम जानते हैं, आपका क्या होगा? हम लोगों ने कहा हम देख लेंगे। मैं था वहां, मैंने कहा ये लहर है। अरे यार, ये लहर वहर की बात आप कहते हैं, ये ठीक नहीं है। आज शरद जोशी का आधा भी फॉलोइंग रहा है क्या? लहर की बात ऐसी होती है। नागपुर में मेरा जन्म हुआ, इसलिए समुद्र तो मैंने देखा नहीं था। पहली बार जब मैं समुद्र में गया, केरल में जाने के बाद समुद्र देखा।
तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस समय पहाड़ जैसी लहरें आती थीं, पहाड़ जैसी लहरें, उस समय भी समुद्र स्नान करने के लिए जवान लोग भी जाते थे, बूढ़े भी जाते थे और महिलाएं भी जाती थीं। हम दूर से देखते थे कि अरे भाई, जवान लोग हैं, ताकतवर हैं, ये पहाड़ जैसी लहर का मुकाबला कर सकते हैं। ये बूढ़े लोग भी जा रहे हैं और महिलाएं भी जा रही हैं, और लहर तो ऐसी पहाड़ जैसी आ रही है, इनका क्या होगा। लेकिन हमने बाद में देखा कि बूढ़े और महिलाएं क्या करते थे। वे लहर की तरफ देखते रहते थे, अंदर पानी में घुसते थे, और जैसे ही लहर पास आती थी तो नाक दबाकर अंदर चले जाते थे, पानी के नीचे चले जाते थे। लहर आती थी, चली जाती थी, थोड़ा सा इनको धक्का लगता था, ज्यादा नहीं, और ये पहाड़ जैसी लहर आकर वापस जाने लगती थी तो ये बूढ़े और महिलाएं खड़े हो जाते थे और लहर की तरफ देखते थे और बोलते थे कि अरे बेटा, तुम आई भी जैसी वैसी चली गई, हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं। तो ये लहर वाली बात जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। धीरज के साथ सारा काम हो सकता है, कुछ रणनीति हुआ करती है। सामान्य आदमी का धीरज और आपका धीरज ये समान नहीं हो सकता। आप परम वैभव का एक स्वप्न लेकर चले हैं, उसके अनुकूल रणनीति बनाई है, हर समय दिल की भड़ास निकाल दी और बड़ा जोश वाला काम किया। केवल दिल की भड़ास निकालने से काम नहीं होता, सोच कर काम करना पड़ता है। राष्ट्र निर्माण के प्रति हम कटिबद्ध हैं। अपना नेतृत्व सारा सोच कर काम करता है, पूरे विश्वास के साथ, धीरज के साथ, और अन्य लोगों के मत का अपने ऊपर प्रभाव न होने देते हुए। जिनके ऊपर अन्य लोगों के मत का प्रभाव होता है वे अन्य लोगों के समान सोचने लगते हैं, उनसे काम नहीं होगा। आपको वोट मिल सकता है, राष्ट्र पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। अपने ढंग से हम सोचें, धीरज के साथ इस समय रहे तो समझ लीजिए कि हर लहर ज्यादा देर नहीं टिक सकती। परिस्थितियां होती हैं, इसका कारण है। इतना केवल बताकर मैं अपना भाषण पूरा करूंगा। आप ये समझ लीजिए कि ये प्रकृति का नियम है कि जो बात प्रकृति के कर्म के विरोध में जाती है वो बात स्वयं नष्ट होती है। समय लगता है, हमें क्या काम करना है ये भी बताऊंगा। जो बात प्रकृति के कर्म के नियमों के खिलाफ जाती है उसके अंदर अंतर्विरोध, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाते हैं। कल हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया था। महाराष्ट्र में अस्पृश्यों का बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खड़ा किया। प्रकृति की धर्म मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए, जिसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का नाम दिया। उस विषय में मोरालिटी का अर्थ भी धर्म ही होता है, जो उस दायरे में रहते हुए उन्होंने अस्पृश्यों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। बड़ा आंदोलन तो खड़ा हुआ, लाखों लोग इकट्ठा होने लगे बाबा साहेब के नाम पर। ऐसे में बाबा साहेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद बाकी लोग जो थे वे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मानने वाले लोग नहीं थे, और उनमें फिर लोगों को लगा कि केवल बाबा साहेब की जय जयकार करने से लाखों लोग हमारे पीछे आ जाते हैं। सब में नेता होने की इच्छा हुई, धर्म की बात दूर गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात दूर गई, और जैसे उन्होंने लोकप्रियता का एडवांटेज लेना शुरू किया, आज आप देखिए कि बाबा साहेब के मानने वाले कितने धड़ों में विभक्त हुए। बाबा साहेब का निधन हुआ। उस समय रिपब्लिक पार्टी का जन्म नहीं था, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन थी, लेकिन एक मजबूत किला था। आज कितने ही धड़ों का वहां निर्माण हो गया है। ये कोई आपके और मेरे कारण निर्माण नहीं हुए। जैसे ही उन्होंने प्रकृति और धर्म के नियमों के खिलाफ जाकर काम करना शुरू किया, धीरे धीरे होते होते वैयक्तिक इच्छाएं बढ़ गईं। मैं नेता क्यों नहीं हो गया? मेरा ग्रुप, तुम्हारा ग्रुप, आपस में झगड़ा, सारा होते होते आज सारा उनका मामला बढ़ ही रहा है। आज प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग देखते हैं। बंगाल का उदाहरण देखिए। बंगाल में सीपीएम की सरकार कई साल तक थी। ये आपातकाल के पहले की बात है। मैं जब बंगाल में जाता था, आपको आश्चर्य होगा, मेरे साथ 4-5 लोग आगे पीछे चलते थे। सीपीएम ने आतंकवाद खड़ा कर दिया था। मोहल्ले के मोहल्ले ऐसे थे जहां कोई जा नहीं सकता था। लोगों ने अपनी शादियां भी बंगाल में मनाना बंद कर दी। जो सीपीएम के नहीं हैं, ऐसे प्रमुख नेताओं को मारने का काम
सीपीएम ने शुरू किया था, लेकिन धर्म और प्रकृति के खिलाफ जाने वाला काम था। थोड़े ही दिन में ऐसी परिस्थिति आ गई कि चारों ओर से उनके खिलाफ वायुमंडल ऐसा खड़ा हो गया और फिर आपस में झगड़े हुए। हमेशा ऐसा होता है कि जो धर्म और प्रकृति के खिलाफ जाने वाले लोग हैं, उनका काम कुछ समय के लिए बढ़ता है, लेकिन जैसे हमारा काम बढ़ गया है, हम कुछ हस्ती बन गए, ये कुछ यश आ रहा है, कुछ लाभ होने वाला है, ऐसी परिस्थिति आते ही ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ये नियम प्राकृतिक नियम है, ये अंतर्विरोध है। ये पंजाब रहे, बंगाल रहे, आंध्र रहे, हर जगह है। आंध्र में भी ऐसे ही नक्सलाइट का हुआ, बंगाल में भी वही हुआ, पंजाब में भी होगा या पहले हुआ होगा। लेकिन जिस समय ये धर्म और प्रकृति के खिलाफ जाने वाले लोग ताकत इकट्ठा करते या उनका प्रभाव बढ़ने लगता है, चारों ओर लगता है कि अब इनका ये शासन चलेगा, इनकी ही सरकार चलेगी। ऐसे समय यश का शिखर जब सामने आता है, ऐसे समय यश प्राप्ति की होड़ शुरू हो जाती है। इससे मेरा क्रेडिट ज़्यादा है, मैं इससे नेता बन जाऊं। जब ये बात शुरू होती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की आपस में स्पर्धा शुरू होती है, गुटबंदी शुरू होती है और तरह तरह के गुट खड़े हो जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। ये आपस में लड़ते रहते हैं। अंतर्विरोध के बोझ के नीचे धर्म विरोधी, प्रकृति विरोधी ये सभी शक्तियां ऐसी प्रक्रिया में आ जाती हैं। जब तक यश के शिखर तक नहीं पहुंचते, तब तक जैसे यश का शिखर दिखाई देने लगता है, उस समय यश प्राप्ति की होड़ के लिए आपस में झगड़े और उसी में से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और गुटबंदी के कारण आपस में अलग अलग धड़े निर्माण होना, ये हर जगह होगा। हमें काम इसलिए करना है कि ये सारा होने में टाइम लगता है और ये होने तक बहुत नुकसान होगा। हिंदू समाज टूट जाएगा, राष्ट्रीय एकात्मता खत्म होगी, लोगों की जान, माल, इज्जत समाप्त हो जाएगी। इतना बड़ा नुकसान होगा। आगे चलकर उन्होंने वैसे भी खत्म होना है, लेकिन उनके खत्म होने तक बड़ा नुकसान होना है। वो ना हो तो हमारा ऑपरेशन सॉल्वेज है। ऑपरेशन सॉल्वेज का मतलब होता है कि जब कोई बड़ा जहाज डूबने लगता है तो बड़े डूबने वाले जहाज में से ज़्यादा मशीनरी बचाकर ले आना, इसको ऑपरेशन सॉल्वेज कहते हैं। वैसे जब संकट आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थिति में हम कैसे बचा सकते हैं, संभाल सकते हैं, बिगड़ने से बचा सकते हैं, इसके लिए कोशिश करनी है। वैसे भी देखा जाए तो अपने ही बलबूते खत्म होने वाला है, लेकिन खत्म होने से पहले सब राष्ट्र को धक्का देकर जाएगा। वो धक्का न लगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय एकात्मता को कायम रखना, जान माल इज्जत को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना, इसी दृष्टि से अपना कार्य है। और इस कार्य के लिए एक लंबा दृष्टिकोण लेकर अपना जो निश्चित ध्येय सामने है, परम वैभव सामने रखते हुए विशेष रणनीति पर चलें। इसकी फिक्र न करते हुए कि सामान्य आदमी क्या कहेगा, कि शिवाजी तो घबरा गया और आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह के सामान्य आदमी की प्रतिक्रिया की फिक्र नहीं है। हम अपनी रणनीति के अनुसार चलें। इतना धीरज, हिम्मत रखकर यहाँ बैठे हुए हम लोग विचार करें। इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है। जय भारत।